हेलो स्टूडेंट्स, आज है 24 अक्टूबर और आज ही के दिन मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, यानी कि 1945 की बात करेंगे। यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो था उस पर क्या हुए थे, आज ही के दिन सिग्नेचर हुए थे और तब से लेकर आज तक हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। तो आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 हम 2025 की थीम क्या है, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको कहा कि ये दिन जो है वो विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र की अटूट जो है क्या है, प्रतिबद्धता जो है उसका प्रतीक हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और आखिर हम बात करें किसकी, तो यूएन का दिवस और उसकी थीम क्या है और वर्तमान में उसके प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये भी सोचेंगे कि मैम ये तो पैनल है, इसको देख के हम पढ़ लेते, ऑब्वियसली पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पर इस पैनल को जो है करने का मेन रीजन ये था ताकि आपके पास जो है क्या है, लिखे हुए नोट जो है प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने आपको कहा कि 24 अक्टूबर की बात है और इसी दिन हम लोग जो है क्या करते हैं, इसी दिन यानी कि 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर या मैं कहूँ जो यूएन चार्टर था, यहाँ पर क्या हुए थे, इसी दिन जो है यहाँ पर लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में तब से लेकर और आज तक हम लोग जो है क्या मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2025 की थीम की बात करेंगे तो पहली बात तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है वो अपने कौन सा, तो ध्यान रखेंगे 80वें वर्ष का जो है जश्न यहाँ पर मना रहा है। और विशेष रूप से हम बात करेंगे जर्मनी के कौन से, जर्मनी के ड्रेसडेन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आयोजित कार्यक्रम की थीम क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा जो है क्या करती है, भविष्य को एक आकार देती है, यानी कि एजुकेशन सेव द फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे मतलब आपसे कोई पूछे कि 2025 की थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा भविष्य को आकार देती है, जो कि सतत विकास लक्ष्य पर क्या है, केंद्रित है, या मैं कहूँ इसी पर ये आधारित होने वाली है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए यूएन के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा एंटोनियो जो है गुटेरेस, यहाँ पर उनका नाम है, जो ऑलरेडी पुर्तगाल के क्या रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर बात करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक इनका जो है क्या है, दूसरे कार्यकाल में जो है ये कार्यरत रहने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या है, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो हम बात करेंगे कि यूएन की स्थापना जो है कब की गई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए, अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो होता है आपकी 1914 से लेकर 1918 तक जो है ये चलता है। और यहाँ पर देशों ने जो है मिलकर आपस में, ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्थापित किया गया था उसका नाम था नेशन ऑफ लीग, यानी कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसका नाम था नेशन ऑफ लीग। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो नेशन ऑफ लीग की स्थापना की गई थी इसके बाद भी क्या है, यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम नहीं हो रखी। क्यों, इसका कारण ये भी बनता है क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक चलता है कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्या है, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्ष को रोका जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। आखिर इसके प्राइमरी उद्देश्य क्या थे, या मैं कहूँ इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही आता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि जो राष्ट्र हैं तो राष्ट्रों के बीच में क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंध जो है विकसित करना। और मेन मोटिव इसके अलावा और कौन सा आता है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक तथा जो मानवीय समस्याएं हैं उनको हल करने में क्या करना है, सहयोग करना, इसके प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर रहे थे। जबकि आपसे कोई पूछे कि देखिए यहाँ पर जो आधारभूत दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, तो 26 जून 1945 की बात है और जगह कौन सी है, सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखना हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुए थे। जबकि हम बात करेंगे इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन थी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि लीग ऑफ नेशन जो है इसकी उत्तराधिकारी, मतलब इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी और इसकी उत्तराधिकारी संस्था के रूप में ही हम कहते हैं किसको, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जानते हैं। तो यहाँ पर आगे की कहानी आती है कि यूएन की स्ट्रक्चर और हम इसके प्रमुख अंगों की बात करेंगे तो यहाँ पर मेनली यूएन के 6 अंग हमें देखने के लिए मिलते हैं।
हालांकि यूएन का जो हेड क्वार्टर है या मैं कहूँ मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपके मिली हो जाएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन 6 अंक कौन कौन से हैं, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो देखिए जैसे सबसे पहले हम जानते हैं महासभा, और महासभा का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और सभी सदस्य देश यानी कि जो 193 कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या है, इन सभी देशों का जो है प्रतिनिधित्व, बजट को मंजूरी देना और सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करना जो है क्या है, ये मेन फंक्शन है किसके, जनरल असेंबली या मैं कहूँ महासभा की। दूसरा आता है सुरक्षा परिषद या इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यहाँ पर हम बात करेंगे मेन वर्क क्या है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना जो है इसकी क्या है, प्राथमिक जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है, और साथ ही साथ शांति अभियानों को भेजना भी जो है इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके स्थायी सदस्य देश कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर देखो टोटल पूछे तो टोटल जो है 15 सदस्य देश हैं, और 15 में जो है क्या है, तो 5 तो इसके क्या हो जाते हैं, स्थायी सदस्य देश हो जाते हैं, और 10 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 यहाँ पर जो है अस्थायी देश हो जाते हैं। अब स्थायी देश की बात करें कौन कौन से हैं, जिनमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है, और कौन सा है आपके, तो आपको ध्यान रखना है कि यूके यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। यहाँ पर एक आता है फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, और इसका हेड क्वार्टर भी आपके कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अब आपसे पूछे कि इसका काम क्या है, तो ध्यान रखेंगे आर्थिक, सामाजिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संबंधी जो है अंतरराष्ट्रीय मामलों का क्या करना, कोऑर्डिनेशन या मैं कहूँ समन्वय करना इसका मेन काम है। और SDG यानी कि हम बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों की, इनके क्रियान्वयन की निगरानी करना जो है वो भी इसका मेन काम होता है। फिर आता है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट की बात करेंगे, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपके न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिनिधि के जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो इसका मेन कार्य है। और अगर आपसे पूछे कि इसका नेतृत्व कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे महासचिव जो होता है वो इसका नेतृत्व करता है। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें तो बाकी के सभी आपको ध्यान रखना है हेड क्वार्टर कहाँ पर होंगे, न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर आपके रहने वाला है यानी कि हम बात करें कहाँ की, नीदरलैंड की। ये आखिर काम क्या करता है, तो देश के बीच में जो भी क्या होते हैं कानूनी डिस्प्यूट होते हैं उनका निपटारा करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ लीगल एडवाइस देना जो है ये भी इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। यहाँ पर न्याय परिषद की बात करेंगे तो अभी देखिए इसका जो है संचालन जो है निलंबित कर दिया गया था 1994 में, और ये करता क्या था, तो जो न्यास क्षेत्र हैं उसके प्रशासन की देखरेख करना जो है क्या है, इसका यहाँ पर मेन मोटिव होने वाला है। फिर देखिए मेजर एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर इससे संबंधित जो क्या हैं, जो संस्थाएं हैं, जैसे आपकी यूनिसेफ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिसेफ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण और शिक्षा में जो है क्या है, सुधार करना। साथ ही WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसकी स्थापना आपके 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो है समन्वय करना। और यूनेस्को जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन की बात करते हैं, इसका कार्य क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से क्या करना है, शांति को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव हो जाएगा। IMF की बात करेंगे तो IMF का मेन मोटिव क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता जो है सुनिश्चित करना। और वहीं आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे तो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना जो है क्या है, मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका होने वाला है। आखिर हम बात करें भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंध की, कि भारत और इंडिया यानी कि इंडिया और UN के जो है क्या है, अगर हम इनके रिलेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो क्या भारत इसका सदस्य देश है क्या, तो आपने कहा सदस्य देशों में से क्या है, एक है। यानी कि ये जो है वसुधैव कुटुंबकम की अपनी विदेश नीति से क्या है, विदेश नीति के दर्शन से प्रेरित होकर क्या करता है, तो भारत ने जो UN के सिद्धांत थे इनका क्या किया था, इनका हमेशा जो है यहाँ पर समर्थन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आता है कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर, मतलब आपसे कोई पूछे कि भारत ने किस तरीके से यहाँ पर एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका या मैं कहूँ कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात करते हैं बहुपक्षवाद और शांति स्थापना में योगदान की। यानी कि यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर शांति स्थापना यानी कि जो भारत जो है वो क्या है, UN के जो शांति अभियान है इसमें सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक रहने वाला है।
1950 के दशक से बात करेंगे तो भारत ने जो है 50 से अधिक मिशन में जो है 2,90,000 से ज़्यादा जो है अभी तक सैनिक भेज चुका है। और यही बात जो है क्या है, इसकी वैश्विक और शांति सुरक्षा के प्रति क्या दर्शाता है, तो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और दूसरी बात करेंगे कि साथ ही साथ विकासशील देशों का क्या करता है, नेतृत्व भी करता है। यानी कि जो भारत है वो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, किसकी बात कर रहे हैं, भारत जो है वो ध्यान रखेंगे ग्लोबल वॉइस जो है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में क्या है, जो विकासशील देश हैं इनके हितों को क्या करता है, सशक्त रूप से यूएन के एजेंडे में रखता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया यानी कि क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, और जैसे गरीबी हो गई, पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी को दूर करना, और साथ ही साथ आतंकवाद जैसे मुद्दे जो हैं इन पर क्या करता है, एक समावेशी दृष्टिकोण की जो है मांग यहाँ पर करता है, जो कि इसके विकासशील देशों का नेतृत्व करने के रूप में इसको यहाँ पर संक्षेप में दर्शाता है। फिर दूसरा, जैसे हमने बात की बहुपक्षवाद और शांति स्थापना में योगदान की, उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं और सहयोग। यानी कि जब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की, यानी कि एसडीजी की बात करेंगे, तो भारत ने क्या किया है, एसडीजी को अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, तो आदमी जो है क्या किया है, यहाँ पर एकीकृत तो किया ही किया है। साथ ही भारत यूएन की निगरानी में लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्या है, दिशा में तेजी से काम कर रहा है, या मैं कहूँ कि अग्रसर जो है यहाँ पर हो रहा है कौन, भारत। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है क्लाइमेट जो है चेंज की, या मैं कहूँ यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की। तो भारत यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम शॉर्ट में UNFCCC बोल देते हैं, और पेरिस समझौते का एक सक्रिय सदस्य है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किसकी, कोएलिशन फॉर डिजास्टर और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे भारतीय नेतृत्व वाले पहल का वैश्विक सहयोग करने के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल भी रहा है। और साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी और बात करेंगे, जैसे योग और स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो भारत के प्रस्ताव पर ही जो है संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, तो 21 जून यानी कि 21 जून की बात करेंगे, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है घोषित किया था, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने का क्या है, एक सफल उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं, योग और स्वास्थ्य के अलावा आतंकवाद विरोधी प्रयास जो है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि भारत ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जो है क्या किया है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करेंगे, इसको अपनाने की मांग को जो है क्या है, मजबूती से उठाने का काम भी जो है किसने किया है, भारत ने यहाँ पर किया है। और साथ ही देखिए फिर यहाँ पर बात आती है कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बारे में अगर हम बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण वैश्विक बहस का विषय है। यानी कि भारत जो है वो यूएनएस में क्या है, स्थायी सदस्यता का प्रबल जो है दावेदार है। और दूसरी बात आती है कि भारत की एस्पिरेशन की बात करेंगे, है ना, एस्पिरेशंस की बात करेंगे, तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी, यानी कि भारत अब चीन को पीछे छोड़कर, अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत अब चीन को पीछे छोड़कर जो है क्या है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है क्या है, बन चुका है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया की लगभग 1/6, मतलब दुनिया की 1/6 आबादी का प्रतिनिधित्व जो है वो क्या है, वो सुरक्षा परिषद में नहीं है। ये बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि बढ़ता वैश्विक कद, इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है क्या है, एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आती है। और यही नहीं, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जिसने क्या किया है, परमाणु अप्रसार को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया है। और इसी के साथ ही बात करते हैं शांति और लोकतंत्र की, तो भारत दुनिया का जो है क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अर्थात शांति और जो है शांति, यहाँ पर हम बात करें किसकी, शांति स्थापना में सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो है यही रहा है। और 8 से अधिक बार अस्थायी सदस्य के रूप में जो है कार्य करने का अनुभव इसको रहा। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत अब तक कितनी बार जो है यहाँ पर सदस्य देश के रूप में काम कर चुका है, तो 8 बार काम कर चुका है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आखिर स्थायी सदस्यता की प्रक्रिया क्या है, यानी कि प्रोसेस ऑफ परमानेंट मेंबरशिप। तो चार्टर में संशोधन किया जाता है, यानी कि स्थायी सदस्यता के लिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर होता है उसमें एक संशोधन करना होता है। और फिर यहाँ पर बात करेंगे आवश्यकताएं, तो इस संशोधन को यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत से और साथ ही साथ
सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और वर्तमान गतिरोध की बात करेंगे तो स्थायी सदस्यों यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस की और यूके की बात करेंगे, इनमें से किसी के भी द्वारा वीटो का प्रयोग जो है क्या है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर रोक सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। और साथ ही देखिए G4 समूह की बात करेंगे, यानी कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, इन्हीं को मिलाकर हम जो है इनको G4 समूह कहते हैं। और इसके साथ मिलकर जो है क्या है, तो भाई एक दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हैं और यूएनएससी में जो है सुधारों पर जोर भी देते हैं। और साथ ही साथ देखिए खास बात कि करेंट सिनेरियो क्या है, यानी कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस, यूके, रूस और अमेरिका जैसे जो देश हैं ये क्या हैं, सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिकली भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर चुके हैं। लेकिन बाधा क्या आ रही है, चीन जो है एकमात्र स्थायी सदस्य है जो खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का जो है विरोध करता रहा है, खासकर जब ये वीटो शक्ति से जुड़ी हुई हो। यानी कि चीन जो है अक्सर कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंस समूह का समर्थन करता है, जो कि G4 के क्या है, प्रस्तावों का यहाँ पर विरोध भी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस केवल एक वार्षिक समारोह नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए विश्व मंच पर अपनी भूमिका और प्रभाव को मजबूती करने का जो है क्या है, एक अवसर भी यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही मैं आपको कुछ खास बात बता दूं कि उत्कर्ष जो है दिवाली के इस अवसर पर आपके लिए लेकर आया है आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, आप जो है क्या करते हैं, अगर आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक छोटी सी शर्त का पालन करना है। आपको करना है क्या, एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी जो है एक्सटेंशन कर दी गई है, यानी कि तब तक आपको मिलेगा। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% जो है फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो कि खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। और साथ ही देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 की बात करेंगे तो 6.0 की भारी मतलब स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर फिर से एक नया बैच शुरू किया गया है जिसका नाम है निर्मल बैच 7.0। ये आपकी 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है। इसकी खास विशेषता क्या है कि पहली बात तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे काफ़ी एक्सपीरियंस जो है फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर, या मैं कहूँ कि जिनको एक लंबे समय से जो है अनुभव रहा है आरएस की फील्ड में, वही फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पर, साथ ही साथ जो है जो आरपीएससी के द्वारा जो एक बढ़ता हुआ चलन है उसके बेसिस पे आपको पढ़ाने वाली है। और साथ ही देखिए कुछ खास और जानकारी, मतलब आरपीएससी के द्वारा कभी भी जो है आरएस की वैकेंसी आ सकती है और मेंस के लिए प्रॉपर टाइम स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है प्री और मेंस की समग्र तैयारी, और इसी का नाम हमने इसलिए रखा है समग्र बैच। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम यहाँ पर रहने वाला है, जोधपुर, जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। और अगर आपको वही मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं UC13 तो आपको यहाँ पर मिलेगा 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आरपीएससी के द्वारा आयोजित EORO एग्जाम नाम है फतेह बैच और लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये आपकी ऑलरेडी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप उत्कर्ष के दिए गए उत्कर्ष स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। तो अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।